आज हम एक कैदी के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक किताब के कुछ हिस्से हैं, माइंड ऑफ द कैप्टिव, सर्वाइवल बियॉन्ड द वायर। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां इंसान से उसकी पहचान, उसके कपड़े, उसका नाम, मतलब सब कुछ छीन लिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब बड़े बड़े अत्याचारों पर नहीं है, मतलब गैस चेंबर के ग्राफिक ब्यौरों पर नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी रोजाना की तकलीफों पर ध्यान देती है जो एक कैदी के मन पर रोज असर डाल रही थी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है। हम उस मनोवैज्ञानिक सफर को समझना चाहते हैं जिसे लेखक ने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, कैंप में पहुंचने का सदमा। दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में भावनाओं का एक तरह से मर जाना। और तीसरा, जो शायद सबसे अजीब है, वो है आजादी मिलने के बाद की उलझन। सही बात है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। लेखक, जिसका नाम मिटाकर उसे सिर्फ एक नंबर दे दिया गया था, 119104, वो साफ कहता है कि कैंप से सबसे अच्छे लोग वापस नहीं आए। मतलब जो बहुत संवेदनशील थे। हाँ, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, जो नैतिक रूप से बहुत ऊंचे थे, वो उस माहौल में टिकी नहीं पाए। ये कहानी उन लोगों की है जो किसी तरह बस बच गए। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला चरण, सदमा। लेखक बताते हैं कि 1500 लोगों को एक ट्रेन में ठूंस कर कई दिनों तक सफर कराया गया और उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें किसी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम पर ले जाया जा रहा है। हाँ, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, कोई उम्मीद ही थी मन में। लेकिन फिर भीड़ में से किसी ने एक शब्द चिल्लाया, ऑश्विट्स। ऑश्विट्स। और उस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, वो उस वक्त समझिए गैस चेंबर, लाशें जलाने वाली भट्टियां और बड़े पैमाने पर हो रही मौतों का दूसरा नाम था। सारा झूठा दिलासा उसी पल टूट गया। तो सदमे की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। स्टेशन पर उतरते ही उनका सामना एक एसएस अफसर से होता है और वो जो करता है वो बस अपनी उंगली से इशारा करता है, दाएं या बाएं। लेकिन वो एक इशारा, वो जिंदगी और मौत का फैसला था। जिन्हें दाईं ओर भेजा गया वो काम करेंगे और बाईं ओर भेजे गए, जिन्हें बाईं ओर भेजा गया, उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर गैस चेंबर में भेज दिया गया। लेखक का एक दोस्त था पी, जिसे बाईं ओर भेजा गया था। बाद में जब लेखक ने एक पुराने कैदी से उसके बारे में पूछा, तो उस कैदी ने पास की चिमनी से उठते धुएं की तरफ इशारा किया और कहा, वो देख, तेरा दोस्त वहां है, सीधा स्वर्ग की तरफ जा रहा है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि किसी के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, इसके बाद शुरू होता है इंसानियत छीनने का पूरा प्रोसेस, जिसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। उनके कपड़े, सामान, सब कुछ ले लिया गया, यहाँ तक कि शादी की अंगूठियां भी। फिर उनके सिर से लेकर पूरे बदन के बाल मूंद दिए गए। आपको नंगा करके आपकी पहचान की हर चीज छीनकर बस एक नंबर बना दिया जाता है। लेखक का नंबर था 119104। और इसी छीना झपटी में लेखक ने एक चीज बचाने की जी-जान से कोशिश की थी, अपनी एक वैज्ञानिक मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, वो उसकी जिंदगी भर की मेहनत थी, एक किताब। उसे लगा शायद वो इसे बचा सकता है। उसने एक पुराने कैदी से कहा भी कि ये मेरा काम है, मैं इसे खो नहीं सकता। और उस कैदी ने क्या कहा? उस पुराने कैदी ने उसकी तरफ देखा और बस एक शब्द में जवाब दिया, शिट। शिट। उस एक शब्द में पूरी सच्चाई थी। उस पल लेखक को समझ आ गया कि उसकी पुरानी जिंदगी, उसकी पहचान, उसका काम, सब खत्म हो चुका है। उसने उस पल अपनी पुरानी जिंदगी से मानसिक रूप से नाता तोड़ लिया। ये सब इतना भयानक है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है ना। लेखक कहता है कि इस सदमे के बीच उसके अंदर एक अजीब सी ठंडी जिज्ञासा पैदा हो गई। इसका क्या मतलब है? ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। जब हकीकत इतनी भयानक हो कि आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो दिमाग खुद को इस स्थिति से थोड़ा अलग कर लेता है, एक तरह से डिटैच कर लेता है। मतलब एक दर्शक की तरह चीजों को देखना। बिल्कुल। वो सोचने लगा, अच्छा, तो इंसान बिना सोए इतना झेल सकता है, या बिना दांत साफ किए भी मसूड़े ठीक रह सकते हैं। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच था जो उसे पूरी तरह टूटने से बचा रहा था। वो खुद पर हो रहे एक अजीब से प्रयोग का हिस्सा बन गया था। तो इस शुरुआती सदमे के बाद दिमाग कैसे एडजस्ट करता है? कोई भी लगातार ऐसे शॉक में तो नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। कुछ हफ्तों के बाद दिमाग एक और कवच बना लेता है, जिसे लेखक ने उदासीनता या एपैथी कहा है।
उदासीनता मतलब भावनाएं शून्य पड़ जाती हैं। एक मिनट, डर, घिन, दया, ये सब भावनाएं मर गई? ये तो लगभग खुद को एक रोबोट बना लेने जैसा है। हाँ, और यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। यह एक इमोशनल स्विच ऑफ है। अगर कैदी हर अत्याचार, हर मौत पर दर्द महसूस करता तो उसका दिमाग कब का टूट चुका होता। उदासीनता जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। तो दूसरों को पिटते हुए देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता था? आंखों के सामने अपने एक साथी की लाश को घसीटते हुए ले जाते देखा। हाँ, जबकि कुछ ही देर पहले वो उससे बात कर रहा था। बिल्कुल, और उस वक्त लेखक चुपचाप अपना सूप पीता रहा। डर, घिन, दया, हमदर्दी, ये सारी भावनाएं मर चुकी थीं, क्योंकि ये उस माहौल में एक लग्जरी थीं। आप सरवाइव नहीं कर सकते थे अगर आप ये सब महसूस करते। तो दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ गया था। बस एक चीज पर, किसी भी तरह जिंदा रहना और अपने करीबी दोस्तों को बचाना। और इस जिंदा रहने की लड़ाई में सबसे बड़ी जंग किस चीज की थी? खाने की। भूख हर चीज पर हावी हो गई थी। कैदियों के सपने भी खाने के आते थे। रोटी, केक, गर्म दूध। अच्छा। उनके बीच सबसे गंभीर चर्चाएं इस बात पर होती थीं कि रोटी के छोटे से टुकड़े को एक बार में खा ले या उसे बचाकर दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाएं। मतलब भूख इतनी ज्यादा थी कि बाकी भावनाएं, यौन इच्छा जैसी दूसरी आदिम भावनाएं भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। पूरा अस्तित्व बस खाने के इंतजार में सिमट गया था। तो बाहर से देखने पर एक कैदी बस एक जानवर जैसी जिंदगी जी रहा था, लेकिन क्या अंदर से भी वो वैसा ही हो गया था? यहीं पर यह कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। बाहर से जानवर जैसी जिंदगी के बावजूद इंसान का आंतरिक जीवन और भी गहरा और मजबूत हो सकता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लेखक का अपनी पत्नी को याद करना। बिल्कुल, वो बर्फीली हवाओं में काम करते हुए घंटों तक मन ही मन अपनी पत्नी से बातें करता था, उसकी तस्वीर याद करता था, उसकी आवाज सुनता था। और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। यही तो बात है। लेकिन उस एहसास ने उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई, जिसे उसने लिखा है, इंसान का छुटकारा सिर्फ प्यार से है और प्यार में है। उसे समझ आया कि जब इंसान के पास दुनिया में कुछ भी ना बचे, तब भी वो अपने किसी प्रियजन की याद में, उनके प्यार में सुकून पा सकता है। हाँ, ये एक ऐसी चीज थी जिसे कोई गार्ड छीन नहीं सकता था। यही वो आखिरी आजादी थी। इसे ही वो आंतरिक स्वतंत्रता कहते हैं, है ना? बिल्कुल। बाहरी हालात आपके काबू में नहीं है, लेकिन उन हालातों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप अपने मन में क्या सोचते हैं, यह हमेशा आपके हाथ में होता है। और यही चीज जीने और मरने का फर्क बन जाती थी। प्यार के अलावा क्या और भी कोई चीज थी जो इस आंतरिक स्वतंत्रता को जिंदा रखती थी? हाँ, दो और चीजें थी, कला और प्रकृति। कला कैंप में? हाँ, कभी कभी कैंप में कोई छोटा मोटा कॉन्सर्ट जैसा होता था, जहां एक कैदी वायलिन पर कोई उदास धुन बजाता था। उन 2 मिनट के लिए सब अपनी भूख और तकलीफ भूल जाते थे। या फिर काम से लौटते हुए बेवेरियन जंगलों के ऊपर डूबते सूरज का नजारा। वो सुंदरता के छोटे छोटे पल उन्हें याद दिलाते थे कि इस गंदगी और क्रूरता के बाहर भी एक दुनिया है। वो उन्हें उनकी इंसानियत का एहसास कराते थे। तो इतना सब सहने के बाद, अंदर से खुद को जिंदा रखने की इतनी जद्दोजहद के बाद, आखिरकार वो दिन आता है जब कैंप के गेट खुलते हैं, आजादी। हाँ, वो पल जिसका सालों से सपना देखा था। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा रहा होगा। हर कोई यही सोचेगा, लेकिन हकीकत बहुत बहुत अलग थी। जब आजादी मिली तो कैदियों को खुशी महसूस ही नहीं हुई। खुशी महसूस नहीं हुई? ये कैसे हो सकता है? मतलब क्यों? इसे डीपर्सनलाइजेशन कहा गया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, गैर वास्तविक। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। अच्छा। सालों तक भावनाओं को दबाकर, खुद को सुन करके वे खुशी महसूस करने की आदत ही खो चुके थे। उन्हें खुश होना दोबारा सीखना पड़ा। मतलब शरीर तो आजाद हो गया, लेकिन मन अब भी कैद था। बिल्कुल। मन पर पड़े जख्म शरीर के जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे थे। जैसे ही पाबंदियां हटी, सालों का दबा हुआ दर्द और भावनाएं बाहर निकलीं। लोग घंटों तक खाते रहे क्योंकि उनका शरीर अनियंत्रित हो गया था। वो दिनों तक लगातार बोलते रहे, जैसे कोई बांध टूट गया हो। लेखक ने अपनी आजादी के उस पहले एहसास को कैसे बयां किया है? वो पल कब आया जब उसे लगा कि हाँ, मैं अब सच में आजाद हूं। वो पल बहुत धीरे धीरे आया। लेखक बताता है कि वो कैंप से बाहर निकला और मीलों तक चलता रहा, जब तक कि वो फूलों से भरे एक मैदान में नहीं पहुंच गया। वो वहां अपने घुटनों पर बैठ गया। चारों तरफ हरियाली थी, फूल थे, पक्षियों की आवाज थी। तब उसने बार बार खुद से एक ही बात कही,
मैं अपनी पत्नी को बुला रहा हूं, मैं उसे बुला रहा हूं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, वो फिर से इंसान बनने की प्रक्रिया में लौट रहा था। लेकिन क्या हर किसी के लिए ये वापसी इतनी आसान थी? नहीं। और ये शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। कई लोगों के लिए एक बहुत कड़वी सच्चाई इंतजार कर रही थी। जब वो अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना कुछ सहा, वो मंजिल अब है ही नहीं। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा था। कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये तो उस आजादी से भी बड़ा सदमा रहा होगा। हाँ, ये एक ऐसी निराशा थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन लेखक कहता है कि इस सब के अंत में एक गहरी भावना भी थी, एक एहसास कि इतना सब कुछ सहने के बाद अब दुनिया में डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय अपने भगवान के। तो ये थी एक कैदी के मन की यात्रा। पहले जबरदस्त सदमा, फिर जिंदा रहने के लिए भावनाओं का सुन्न हो जाना, और फिर आजादी के बाद वापस इंसान बनने की एक बहुत मुश्किल और लंबी लड़ाई। बिल्कुल, ये हमें दिखाती है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, इंसान के पास हमेशा एक चीज बचती है, अपनी आंतरिक आजादी, अपने विचारों को चुनने की आजादी। प्यार की याद, प्रकृति की सुंदरता, भविष्य का कोई लक्ष्य, यही वो चीजें थीं जो जीने की वजह बनी। सही बात है। इंसान का शरीर कैद हो सकता है, लेकिन उसका मन और उसकी आत्मा हमेशा आजाद रह सकती है। अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है। एक महान लेखक दोस्तोयेव्स्की ने कहा था कि इंसान वो है जो हर चीज का आदी हो सकता है। इस कहानी को सुनकर ये बात सच लगती है ना? हाँ, बिल्कुल सच लगती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के हालात के आदी होने की कीमत क्या है, और क्या वो कीमत चुकाने के बाद इंसान कभी भी पहले जैसा हो पाता है?